हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो बेसिकली अलग अलग एस्पेक्ट रहेंगे। पहला क्रिमिनोलॉजी, दूसरा पेनोलॉजी एंड तीसरा विक्टिमोलॉजी। इसके कई टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बेसिकली वो थॉट्स हैं जो उस टाइम पर जो है हमारे जूरिस्ट की रही हैं टाइम टू टाइम क्रिमिनोलॉजी को लेकर, यानी कि कोई भी क्राइम कमिट क्यों हो रहा है इसके ऊपर जो जूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी क्या क्या थॉट्स रखी हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा प्री क्लासिकल स्कूल। तो बेसिकली प्री क्लासिकल स्कूल जो है वो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में आया था। एंड यहाँ पर जो है रिलीजन को लोग बहुत मानते थे, रिलीजन अपने पीक लेवल पर था। तो यहाँ पर लोगों के अंदर कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, यानी नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर धर्म की बात होती है लोग साइंस को भूल ही जाते हैं, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है सुप्रीम पावर का कंट्रोल मानते थे, यानी कि उनका मानना ये था कि कोई भी इंसान अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई सुप्रीम पावर का कंट्रोल है और ये उसकी फ्री विल नहीं है, वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो है उनका मानना ये था कि सुप्रीम पावर कैसे कि एक अलग से दुनिया है हमारी इस दुनिया के अलावा भी। तो यहाँ पर जो है इविल पावर का इन्फ्लुएंस माना जाता था उस इंसान के ऊपर जो भी क्राइम कमिट कर रहा है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, उसने अपनी सेंसेस खो दी हैं और वो ये जानने में सक्षम नहीं है कि जो भी एक्ट वो कर रहा है, यानी कि जो भी क्राइम उसके द्वारा कमिट किया जा रहा है, तो जो एक्ट किया जा रहा है वो गुड है या बैड है। और यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होती थी। पनिशमेंट क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनका मानना था कि पनिशमेंट तो उसको तब दी जाएगी ना अगर वो कोई क्राइम कमिट कर रहा होगा अपनी फ्री विल से। तो उनका मानना था कि ये सब कुछ सुप्रीम पावर के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। टॉर्चर क्यों किया जाता था? टॉर्चर इसलिए किया जाता था, आपको पता होगा आज के दुनिया में भी अगर किसी के ऊपर इविल शक्ति का कुछ माना जाता है कि लाइक या तो इविल पावर के कारण हो रहा है कुछ, तो वहाँ पर उसे टॉर्चर ही किया जाता है। उनका मानना ये होता था कि अगर यहाँ पर इविल पावर हुई तो जो भी हम ये इसे दुख दे रहे हैं या जितनी भी हम उसे ये प्रताड़ना दे रहे हैं ये उस इंसान को नहीं होंगी बल्कि उस इविल पावर को होंगी। एंड अगर ये बिल्कुल ठीक है तो इसे कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप आग के ऊपर चलो, अगर आप शुद्ध हो तो आप ऐसे ठीक निकल जाओगे, बट अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप जल जाओगे, समथिंग लाइक दैट। ओके। एंड अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्लासिकल स्कूल। तो बेसिकली क्लासिकल स्कूल इसका एक डेवलप्ड वर्जन था जिसने जो हमारे प्री क्लासिकल स्कूल में बोला गया है इसने इसके बिल्कुल अपोजिट बातें करी कहीं तो, एंड कहीं की उसी में डेवलपमेंट हुई। तो देखते हैं, ये 18th सेंचुरी में आया हमारा। इसके जो सपोर्टर रहे हैं वो रहे हैं बिकारिया, एंड ये बेस्ड था फ्री विल के कंसेप्ट के ऊपर। पहले हमने पढ़ा कि वो जो सुप्रीम पावर्स हैं उनके कारण हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा सुप्रीम पावर जैसा कुछ नहीं है, ये लोगों की अपनी फ्री विल है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर सुप्रीम पावर होती तो उन्हीं के ऊपर क्यों हो रही है, दूसरे इंसान के ऊपर भी तो हो सकती है, बट ये उनकी फ्री विल है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एंड यहाँ पर उनको जो है मेन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था वो था प्लेजर एंड पेन थ्योरी। तो बेसिकली उन्हें किसी इंसान को पेन में देखकर प्लेजर मिलता था, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने पीछे में बताया कि वो मानते ही नहीं थे उस इंसान ने किया है, तो बट यहाँ पर वो मानते थे कि ये सब कुछ एक इंसान के द्वारा किया जा रहा है उसकी फ्री विल के द्वारा, इसलिए उसे पनिशमेंट दी जाती थी इक्वल टू क्राइम। यानी कि लाइक जैसा किसी इंसान ने जैसा भी क्राइम किया है उसको वैसी ही पनिशमेंट दी जाती थी। बट यहाँ पर जो है इसके क्रिटिसिज्म का कारण ये बना कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है इग्नोर किया गया। यानी कि ऐसा था कि लाइक किसी ने मर्डर कर दिया तो उसे सज़ा हो गई, एंड उसके बाद किसी ने लाइक किडनैपिंग करी, रेप करा, उसको सज़ा हो गई। बट ये नहीं देखा जाता था कि ये इंसान कितनी बार रेप कर रहा है, जो रेप करने वाला है वो कैसा इंसान है, वो पागल है या तो फिर वो सही है, एक बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, उसकी ये आदत हो गई है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं नियो क्लासिकल स्कूल। नियो क्लासिकल स्कूल बेसिकली उन दोनों स्कूल्स का अपडेटेड वर्जन था, क्लासिकल स्कूल का भी एंड उस जो है प्री क्लासिकल स्कूल का भी। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस किया गया अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि उन चीज़ों को समझा गया जो फैक्ट, सर्कमस्टांसिस, मेंटल स्टेट क्या रही है ऑफेंडर की। जैसे कि जो पिछली हमारे स्कूल के अंदर जितनी भी कमियाँ रही थी उन कमियों को इसके अंदर जो है पूरा किया गया। अब वो ये भी देखते थे कि इंसान की कैसी सर्कमस्टांसिस रहे थे उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने क्राइम को कमिट किया था। तो यहाँ पर जो कैटेगरी बनाई गई, फर्स्ट ऑफेंडर, हैबिचुअल, माइनर, इंसेन, इडियट, ऐसी जो है यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई
कि इंसान जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं और ऐसे ही वो क्राइम को कमिट करते हैं, तो सबके लिए एक अलग पनिशमेंट होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो है पनिशमेंट एज पर दी कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर, जैसी जिस कैटेगरी का ऑफेंडर था यानी कि उसके क्या सर्कमस्टांसिस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो सज़ा दी जाती थी। बट इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? क्रिटिसिज्म इसका इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मेन फोकस था वो था पनिशमेंट के ऊपर। यहाँ पर रिफॉर्मेशन का कोई भी लेना देना नहीं था। आप देख रहे हैं जैसे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने अगले अगले स्कूल पर चलते जा रहे हैं, जो हमारी जो क्राइम है उसके अंदर एक एक डेवलपमेंट चल रही है। पहले सुप्रीम पावर माना गया, उसके बाद फ्री विल माना गया, इसके बाद उसको पनिशमेंट तो दी गई अलग अलग तरीके से, बट उन्होंने कहा कि हमारा मेन जो कारण है वो पनिशमेंट देना नहीं है जो आज चल रहा है। हम उसे पनिशमेंट ही नहीं देना चाहते, सिर्फ पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं कि फिर से कोई क्राइम ना हो, बट जो हमारा मेन कारण है वो है रिफॉर्मेशन। हम रिफॉर्म करना चाहते हैं क्रिमिनल को, हम उसे फिर से उस सोसाइटी में रिहैब कराना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो रहा है वो है हमारा पॉजिटिव स्कूल। ये एक इम्पोर्टेंट स्कूल है, वैसे तो सभी स्कूल से इम्पोर्टेंट है बट एक इम्पोर्टेंट एंड लेंथी स्कूल है। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये हमारा 19th सेंचुरी में स्कूल आया। उसके बाद इसके सपोर्टर रहे हैं लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो एंड एंक्रोफेरी। तो बेसिकली बट इन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया फ्री विल की थ्योरी को जो कि हमारे क्लासिकल स्कूल में दी गई थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि लोम्ब्रोसो ने बोला कि तो लोम्ब्रोसो के द्वारा बोला गया कि जो क्रिमिनल होते हैं वो बोर्न क्रिमिनल्स होते हैं एंड यहाँ पर जो है उनके बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए एंड ये लेस सेंसिटिव होते हैं। इनका जो कारण है ये लेस सेंसिटिव होना है कि ये कोई भी क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो इन्होंने तीन जो है हेड्स में इनको डिवाइड किया। सबसे पहले है बोर्न क्रिमिनल, यानी कि कोई भी इंसान जो है पैदा हुआ है वो अपने पैदा होने के साथ ही वो क्रिमिनल है। दूसरा है इंसेन क्रिमिनल, यानी कि वो पागल है इसीलिए वो ऐसे क्राइम कर रहा है। तीसरा है क्रिमिनॉइड्स, तो क्रिमिनॉइड्स यानी कि वो इंसान जिसको क्राइम करने में एक तरीके से मज़ा आ रहा है। इसके बाद एंक्रोफेरीज की थ्योरी क्या रही है, उन्होंने चैलेंज किया था लोम्ब्रोसो की थ्योरी को। इन्होंने कहा कि सिर्फ यही सब नहीं बल्कि इमोशनल, सोशल, जियोग्राफिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है एक इंसान के क्राइम कमिट करने में। इन्होंने डिवाइड किया क्रिमिनल्स को 5 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले बोर्न क्रिमिनल्स, नंबर 2 ओकेजनल क्रिमिनल, यानी कि जो किसी भी ओकेज़न को देखते हुए क्राइम करते हैं। तीसरा है पैशनेट क्रिमिनल्स, जो एक तरीके से जैसे हमारे सीरियल किलर्स होते हैं। चौथा है इंसेन क्रिमिनल्स एंड उसके बाद है हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो एक तरीके की उन्हें हैबिट हो चुकी है वो काम करने की। उसके बाद जो है ग्रोफेलो ने जो है इन दोनों की थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी बताई कि बेसिकली इन्होंने इसको 4 हेड्स में डिवाइड किया कि सबसे पहले एक होते हैं एंडेमिक क्रिमिनल्स, तो जो जैसे मर्डर वगैरह करते हैं। नंबर 2 पर है वॉयलेंट क्रिमिनल्स, तो जो एग्रेसिव नेचर के होते हैं एंड जो जल्दी से भड़क जाते हैं। ओके। नंबर 3 पर है क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटिमेंट्स ऑफ पिटी, तो ये इमोशनल लेस होते हैं या इनके अंदर बिल्कुल कम ही इमोशन होते हैं, यानी कि लेस सेंसिटिव होते हैं ये। इसके बाद है नंबर 4 पर है लस्टफुल क्रिमिनल्स, जैसे कि जो रेप वगैरह कमिट करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्कूल जो कि है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो बेसिकली हमारा 20th सेंचुरी के अंदर आया था। यहाँ पर जो है एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बताया गया, यानी कि हमारी सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए अगर कोई भी इंसान जो है वो क्राइम कमिट कर रहा है। इन्होंने रिजेक्ट किया बोर्न क्रिमिनल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इनका मानना था कि कोई भी जो है पैदा ही क्रिमिनल नहीं हो सकता है, हमारी जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं उनकी वजह से वो क्रिमिनल हो रहा है। एंड इसके बाद जो है इन्होंने बोला कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड एंड कंडीशनल बाय सोशल एनवायरनमेंट। तो बेसिकल जो यहाँ पर जो है ये क्रिमिनल बिहेवियर है ये सीखा जा रहा है ऑफेंडर के द्वारा एंड जैसा उसका सोशल एनवायरनमेंट है उनसे ही वो इन सब चीज़ों को सीख रहा है। इसका कोज इन्होंने क्या क्या बताया, कोज रहा है इसका पुअर्टी,
यानी कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं कि कोई इंसान है, अब वो अमीर है, वहीं कोई इंसान गरीब है, तो उसकी गरीबी उसको कोई भी क्राइम करने के लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो थेफ्ट कमिट कर सकता है, रॉबरी कमिट कर सकता है। एंड अगर वो गरीब है तो उसे सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो एक अमीर इंसान को मिलती है। तो उसके अंदर एक चाह होगी कि मैं भी अमीर बनूं, बट उसकी आसपास के लोग ऐसे हैं ही नहीं जो उसे एक अच्छी शिक्षा दे सके, एक एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं या उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। जैसा वो अपने आसपास से दिखेगा वैसा ही वो सीखेगा। नंबर सेकंड पर है जो है ब्रोकन फैमिली, यानी कि अगर उसकी फैमिली में एक तरीके से उसके पास ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, जैसे भी इंसान अपनी फैमिली को देखता है वो वैसे ही बड़ा होता है। उसके बाद है बैड एसोसिएशन, यानी कि इंसान जो है एक ऐसे लोगों के समूह में रहता है जो क्रिमिनल्स है तो वो उनसे ही सीखता है, जो चोरी करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो वो उन्हीं जैसा हो जाता है। तो उसके बाद है हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी से रिलेटेड जो है क्रिमिनल की सोच होती चली जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बाद आप मेरी सजेशंस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जैसे कि थ्योरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पे रोल, प्रोबेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।